मेरा नाम शोभिता है। पिताजी के मरने के बाद हमारे हालात ही बदल गए थे। हम पर पैसों की बारिश होने लगी थी। हालांकि मेरी माँ लाचार थी। मैं जब भी माँ का बिस्तर झाड़ती थी तो बिस्तर के नीचे ढेर सारे पैसे पड़े होते थे। तब माँ कहती थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये तो ऊपर वाले का चमत्कार है। एक दिन माँ का चेकअप करवाने के लिए पड़ोस वाली मौसी जी उनको अस्पताल लेकर गई तो माँ का बिस्तर खाली देखकर मैं वहां सो गई थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो जब पिताजी की मौत हुई तो लगता था जैसे वक्त की दीवार गिर गई है। एक लम्हे में सब कुछ बिखर कर रह गया था। उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनके जूतों की आहट, सब कुछ जैसे एक झटके में ही गायब हो गया था। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा रह गया था और माँ तो जैसे पत्थर की हो गई थी। उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। दिन रात एक ही जगह लेटी रहती थी। ना उनकी आंखों में आंसू होते थे, ना होंठों पर कोई शिकायत होती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे उनका दिल धड़कना भूल गया हो। पिछले दिनों में कुछ रिश्तेदार हमारे घर पर आए थे। पिताजी की मौत का सदमा किया, हमारे खाने पीने का ख्याल रखा। फिर उसके कुछ समय के बाद ही सब वापस अपने अपने घरों को चले गए थे। माँ और मैं ही अकेले घर में रह गए थे और वो कमरा जहाँ हर चीज पिताजी की मौजूदगी के बिना बेमतलब हो चुकी थी। बुआ जी का आना हमारे घर में बहुत ही अचानक था। उन्होंने हमें खबर भी नहीं दी थी कि वो हमारे घर आ रही है, मगर वो आ गई थी। अपने बेटे कैलाश को साथ लेकर आई थी। कैलाश जो कभी कभी पिताजी के साथ आया करता था, मगर अब कुछ और ही लगता था। वो मेरे कमरे में नहीं आता था, मुझसे नजर भी नहीं मिलाता था। बस किचन आंगन या फिर माँ के कमरे में खामोशी से आता जाता था। बुआ जी माँ के पास बैठ जाती थी, उनके हाथ सहलाती थी, उनके बाल बनाया करती थी और बार बार कहती थी कि भाभी फिक्र मत करो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा, तुम अकेली थोड़ी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कमरे के कोने में बैठी रहती थी, उनकी बातें सुनती रहती थी और माँ के चेहरे पर नजर रखती रहती थी। उनकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढा करती थीं, जैसे वक्त में उनका कुछ गुम हो गया हो। वो मुझे देखती तो हल्की सी गर्दन हिला दिया करती थी, मगर कुछ कहती नहीं थी। एक दिन मैंने उनके हाथ थाम लिया और कहा कि माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना। उन्होंने मेरी उंगलियां मजबूती से पकड़ लीं, जैसे ये वादा करना चाहती हूं कि वो कहीं नहीं जा रही है। बुआ जी ने मेरा हाथ छुए और कहने लगी कि बेटी, तुम बहुत ही बहादुर हो। अपने पिता की जगह अब तुम्हें अपनी माँ को संभालना है। मैंने खामोशी से सर हिला दिया था, मगर अंदर एक शोर मचा हुआ था। रात के वक्त सब कुछ और ज्यादा खामोश हो जाता था। माँ के कमरे की छत, पंखे की आवाज और दीवारों पर लटकी हुई पिताजी की तस्वीर, सब कुछ एक बोझ बन जाते थे। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो कैलाश आंगन में चुपचाप खड़ा आसमान को देख रहा था। मैं दरवाजे के पीछे से उसे देखती रही। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में खोया हुआ हो। अचानक उसने गर्दन घुमाई और फिर मेरी तरफ देखा। मैं फौरन पीछे हट गई थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अगली सुबह वो नाश्ते की टेबल पर भी खामोश बैठा रहा था। उसे ऐसा देखकर बुआ जी ने कहा कि बेटा कैलाश, तुम्हें यहाँ का माहौल समझने में अभी वक्त लगेगा। मैं जानती हूँ, मगर हम यहाँ अपने लोगों के साथ हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन हिलाई। कुछ दिन गुजर गए थे। माँ ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया था, मगर उनकी आवाज धीमी हो गई थी। वो बार बार एक ही शब्द को दोहराया करती थी कि लिफाफा मत खोलना। मैं हैरान रहती थी कि आखिर वो किस लिफाफे की बात कर रही है। उनके बिस्तर के नीचे कुछ खास नहीं था। मैंने देखा था, मगर उनकी नजरें बार बार वहीं चली जाती थीं, जैसे वहां कुछ छुपा हुआ हो। अगले दिन स्कूल से वापस आने पर दरवाजा खोलते ही मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। माँ जाग रही थी और उनके तकिए के नीचे कोई चीज नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से वो कपड़ा हटाया। एक कागज का टुकड़ा था, मुड़ा हुआ सा, मगर साफ था। जब मैंने माँ की तरफ देखा तो वो नजर चुरा गई थी। मैंने दबे हुए शब्दों में पूछा कि ये क्या है माँ? उन्होंने बहुत धीरे से कहा कि बस मत पूछो बेटी। मैंने कहा माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। उन्होंने कहा कि तुम बड़ी नहीं हुई हो, बस संभल गई हो। उन्होंने एक धीमी सी मुस्कुराहट दी जो पल भर में गायब हो गई थी। बुआ जी दोपहर में आईं। कुछ कागज उनके पास थे और कैलाश भी उनके पीछे खामोशी से आया। मैंने जल्दी से वो कागज दोबारा तकिए के नीचे रख दिए। माँ ने मेरा हाथ दबाकर जैसे चुप रहने का इशारा दिया हो। रात को जब सो गए थे,
मैंने तकिए के नीचे हाथ डालकर कागज को निकालना चाहा, मगर माँ जाग रही थी। उन्होंने धीरे से मेरे हाथ पर हाथ रखा और सर हिला दिया। कहने लगी कि नहीं, अभी नहीं, और फिर उन्होंने करवट ले ली थी। मैं सारी सारी रात जागती रही थी। छत के पंखे की आवाज़, पिताजी की तस्वीर और माँ की खामोशी मुझे चैन नहीं लेने देती थी। सुबह हुई तो कैलाश घर के आंगन में पानी डाल रहा था। मैंने कहा, कब तक यहाँ रहोगे? वो ठिठक कर कहने लगा कि जब तक ज़रूरत हो। तुम्हें हमारे यहाँ रहने से ऐतराज़ है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने कमरे में वापस आ गई थी। बुआ जी सुबह सवेरे जाग जाती थी, आटा गूंद लिया करती थी, चाय बना दिया करती थी, माँ को गर्म पानी से हाथ धुलवा देती थी। उनके हर हरकत में जैसे एक फ़र्ज़ था और वह फ़र्ज़ निभाने के लिए ही आई थी। मैं खामोशी से उनके पीछे पीछे रहती थी कि उनके चेहरे पर कोई थकन नहीं, बस एक लगातार व्यस्तपन था। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि बेटी, दही खत्म हो गया, ज़रा बाजार से जाकर ले आओगी। मैंने कहा कि जी जी बुआ जी, मैं अभी दही लेकर आती हूँ। एक दोपहर माँ सो रही थी। मैंने उनके बिस्तर की चादर बदली। बिस्तर के एक कोने में हाथ पड़ा तो कोई चीज़ महसूस हुई। कपड़ा उठाया तो नीचे लिफाफा था, पुराना मगर भारी। खोला तो अंदर नोट भरे हुए थे। उसे देखकर तो मैं दंग रह गई थी और फौरन ही पीछे से माँ की आवाज़ आई, जो अब तक सो रही थी। वो घबरा गई थी। मैंने कहा कि माँ, ये पैसे कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, मत पूछो। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी कि बेटी, इसे छोड़ दो। मैंने वो लिफाफा वापस रख दिया, मगर दिमाग में एक हलचल सी होने लगी थी कि ये पैसे कौन रखता है, कब रखता है और क्यों रखता है? क्या इस बारे में बुआ जी को पता है? क्या कैलाश भी कुछ जानता है? मैंने उस दिन चुप रहने का फैसला कर लिया था, मगर अगले ही कुछ लम्हों में यह राज मेरे वजूद को परेशान करने लगा था। 2 दिन बाद जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी, कैलाश अंदर आया और मुझे नज़रअंदाज करके फ्रिज से पानी निकालने लगा। मैंने कहा कि तुम हर वक्त खामोश क्यों रहते हो? उसने कहा, क्योंकि कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं। वो इतना कहकर चला गया था। रात को जब सब सो गए थे तो मैं दबे कदमों से माँ के कमरे में गई। वो जाग रही थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ, यहाँ कोई आता है क्या? रात को उन्होंने अपनी नज़र फेर ली, मगर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, माँ, आप मुझे क्यों नहीं कुछ बताती हो? मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ, भला अपनी बेटी से क्या कोई बात छुपाई जाती है? उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा कि बेटी, सारे राज वक्त आने पर खुलेंगे, बस तुम थोड़ा सब्र करो। अगली सुबह बुआ जी माँ को दवाई दे रही थीं। मैंने कमरे में दाखिल होकर हैरान होकर पूछा, बुआ जी, आपको पता है कि ये लिफाफे कहाँ से आते हैं? मेरी बात पर वो एक लम्हे के लिए रुकी, पूरी तरह से रुकी। फिर कहने लगी कि बेटी, कुछ सवालों के जवाब ना ही लो तो ही बेहतर होता है। ये ऊपर वाले के पैसे होते हैं, हमें स्वीकार करने चाहिए। मैं तब भी खामोश हो गई थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सारी रात जागती रहूंगी। माँ के कमरे के पास जमीन पर चादर बिछाकर मैं लेट गई थी। रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी, मगर कोई भी आहट नहीं थी। बस छत से कुछ हल्की हल्की सी आवाजें आती रहीं, जैसे कोई चुपके चुपके चल रहा हो। जब सुबह हुई तो मैं थकी हारी आंखें रगड़ती हुई उठी तो देखा कि कैलाश आंगन में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास गई और कहने लगी कि तुम रात कहाँ गए थे? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कहने लगा कि तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? उसके ये शब्द जैसे बहुत तेज धारदार थे, जैसे वो मेरे हर सवाल को ईगो पर ले लेता हो। 2 दिन के बाद माँ को हल्का बुखार हो गया था। बुआ जी ने उनकी खास सेवा की। सारा दिन वो उनके पास रही थीं। शाम को जब मैं सफाई कर रही थी तो एक और लिफाफा मुझे मिला, उसी जगह पर माँ के बिस्तर के नीचे। मैंने तेजी से उसे उठाकर अलमारी के पीछे छुपा दिया था। माँ ने मुझे देखा, कुछ कहना चाहा, मगर उनके होंठ कांपने लगे थे। माँ की तरफ देखकर मैंने कहा कि नहीं माँ, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने वो लिफाफा रात को खोलकर देखा था तो उसमें पैसे थे। मैंने नोट गिनने शुरू किए तो उसमें पूरे 50,000 रुपये थे और साथ ही एक पर्ची भी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि बस इतना ही पॉसिबल है। फिलहाल ये किसी का लेटर था, कौन था जो पैसे दे रहा था, और ये फिलहाल का क्या मतलब रखता था? मैं ये सब कुछ बुआ जी से पूछना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल किए रखा। अगले दिन जब कैलाश माँ के कमरे से बाहर निकला तो उसके हाथ में कोई चीज़ थी। वो जल्दी से आंगन के कोने की तरफ चला गया और वहां गड्ढा करके
कोई चीज़ उसमें दबाने लगा। मैंने ये सब कुछ साफ तौर पर देखा था। जैसे ही वो अंदर आया, मैं इस कोने की तरफ गई और ज़मीन को खोदने लगी। तभी वहाँ से एक प्लास्टिक की थैली निकली जिसमें एक और लिफाफा था, मगर यह खाली था। अब बात साफ होने लगी थी कि कोई तो आता है जो पैसे रखकर चला जाता है, और कैलाश जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा था। माँ की खामोशी, बुआ जी की सावधानी और कैलाश का यह व्यवहार, सब कुछ किसी न किसी राज की तरफ इशारा कर रहा था। रात को मैंने माँ से आखिरी बार पूछा, क्या मैं किसी मुसीबत में हूँ? वो कहने लगी कि नहीं बेटी, तुम परेशानी में नहीं हो। बस उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहने लगी कि तुम सलामत रहना और सब कुछ बर्दाश्त करना जैसे मैंने किया है। उनकी आंखों में एक जंग थी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती थी, पर मैं एक नन्ही सी लड़की इस जंग के मैदान में बेखबर कदम रख चुकी थी। उस रात मैं टाइम से पहले बिस्तर पर लेट गई थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। माँ के कमरे के बाहर रखी लकड़ी की पुरानी कुर्सी हल्की सी आवाज करती थी, चिड़चिड़ाहट जैसी, जैसे किसी का वजन बर्दाश्त कर रही हो। पंखा चल रहा था, मगर माहौल में एक अजीब सी घुटन फैल चुकी थी। मैं खामोशी से दरवाजे की तरफ देखती रही। दिल जैसे किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहा था। रात के किसी समय अचानक आहट सुनाई दी, दबे कदमों की आहट। मैंने जल्दी से चादर को मुंह तक खींच लिया, लेकिन अपनी आंखें बंद नहीं होने दी। मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने धीरे से उठकर खिड़की के पर्दे के पीछे से झांका तो एक साया धीरे धीरे माँ के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वो लंबा और सादा सा वजूद था, धीरे धीरे चलता हुआ माँ के कमरे के दरवाजे के सामने रुक गया था। फिर उसने झुककर जैसे ही कुछ रखा और फिर बिना आवाज किए वापस लौट गया। ये देखकर मैं दंग रह गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने माँ की तरफ देखा, वो जाग रही थी, लेकिन हल्का सा भी कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस साए को पहचानती हूँ। न डर न हैरानी, बस एक खामोशी सी कबूलियत। अगले सुबह मैंने माँ के कमरे में जाकर इधर उधर देखा। दरवाजे के पास एक छोटा सा लिफाफा पड़ा हुआ था जो अंदर से खाली था। मैंने माँ की तरफ देखा तो उन्होंने मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि बुआ जी भी आ गई। उन्होंने कहा कि क्या ढूंढ रही हो शोभिता? मैंने कहा, बुआ जी कुछ नहीं, बस माँ के कमरे की सफाई कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि रहने दो, वो तुम्हारी माँ की चीजें हैं, उन्हें खुद ही संभालने दो। बुआ जी की आंखों में नरमी थी, लेकिन शब्दों में एक हद छुपी हुई थी। उस दिन के बाद मैंने कई रातें जागकर गुजारी, और ये आहट अब रोज की बन गई थी। हर रात कोई आता था, कुछ रख दिया करता था और चला जाता था। माँ जागती रहती थी, जैसे वो किसी का इंतजार करती हो। मैंने कभी उसे साफ तरीके से नहीं देखा था, बस वो साया था, वो खामोशी से चलने वाला, और उसके चलने की हल्की सी आहट रह जाती थी। एक दिन मैंने बुआ जी से बात करने की ठान ली थी। मैंने कहा कि बुआ जी, रात को कोई आता है क्या? उन्होंने रोज की तरह इस बार भी सख्त शब्दों में कहा कि बेटी, हर चीज पर सवाल नहीं किया जाता, तुम बहुत ही सवाल करने लगी हो, कुछ बातें वक्त पर छोड़ दो। लेकिन मैं उनकी बात सुनकर डर गई थी। उन्होंने नरमी से मेरा सर सहलाया और कहने लगी कि ऊपर वाला है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस दिन कैलाश घर देर से आया था। मैंने दरवाजा खोला तो वो बिना कुछ कहे ही अंदर चला गया था। मैंने उसको पीछे से आवाज दी, कैलाश, क्या तुम जानते हो साये के बारे में, जो रात के अंधेरे में आता है? वो रुका, पलटा नहीं, बस इतना कहा कि साइयों का पीछा मत करो वरना खुद साया बन जाओगी। उसकी बात मेरे दिल में तीर की तरह लग गई थी। मैंने सोचा कि शायद उसको कुछ पता है, या शायद वही है वो, या फिर कम से कम कुछ जानने वालों में से है। रात को मैंने बिस्तर आंगन में लगा दिया था और छुपकर देखने की तैयारी की हुई थी। हवा थमी हुई थी, जैसे पेड़ भी खामोश खड़े हों। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं और मैं इंतजार कर रही थी। आखिरकार वही साया उभरा। मैं दबकर दीवार की आड़ में छुप गई थी। वो साया माँ के कमरे तक गया और रुककर कुछ रखा, फिर पलटने लगा। मैंने हिम्मत करके एक छोटा पत्थर उछाला। वो चौंक कर रुक गया और फिर तेजी से दौड़कर गेट से बाहर निकल गया। मैंने दौड़कर माँ के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वो बिस्तर पर बैठी हुई थी, उनकी आंखें बंद थीं। उन्होंने हाथ जोड़े हुए थे, जैसे होंठ हिलाकर प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने कहा, माँ, वो कौन है? उन्होंने आंखें खोलीं और एक ठंडी सांस ली।
कहने लगी कि मत पूछो बेटी, बस सब्र करो, वो सिर्फ देने आता है, लेने नहीं आता। मैं खामोश हो गई थी क्योंकि हर बार मुझे एक ही जवाब मिलता था। अगले दिन मैंने वो लिफाफा खोला जो दरवाजे के पास था। इस बार इसमें पैसे नहीं थे बल्कि एक तस्वीर थी। इसमें मेरी माँ और अजनबी मर्द खड़े हुए थे। मेरे लिए ये आदमी अनजान था, मगर मेरी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैं माँ के पास गई। मैंने कहा कि माँ, ये कौन है? माँ ने जब तस्वीर को देखा तो कुछ लम्हे के लिए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर कहने लगी कि मेरा एक पुराना साथी है जो वादा निभा रहा है। उस वक्त पहली बार मैंने माँ को हल्की सी कांपती हुई आवाज में बोलते हुए सुना था। उनकी बात में दर्द भी था और शुक्र भी था। मुझे कैलाश का वजूद घर में हमेशा किसी बोझ की तरह महसूस होता था। वो रोजाना मेरे आस पास होता था, मगर बातचीत सिर्फ नाम के लिए करता था। वो जब भी मुझे देखता था, उसकी आंखों में कुचली हुई चुभन होती थी, जैसे उसे मेरी मौजूदगी एक रुकावट लगती हो। एक दिन मैं माँ को दवाई दे रही थी। कैलाश कमरे में आया। उसकी नजरें सीधी मेरी माँ की तरफ थीं, मगर आवाज मुझ तक पहुंची। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा कि माँ, ये घर हमारा है या इनका? बुआ जी, जो हमेशा मोहब्बत भरे हुए व्यवहार से बात करती थीं, इस बात पर खामोश हो गई थी। फिर धीरे से कहने लगी कि कैलाश, ये हमारा भी परिवार है, ये हमारा खानदान है, और तुम चुप रहो। कैलाश, तुम्हें पता है कि तुम्हारे मामा जी ने वसीयत की थी? कैलाश ने जैसे अपने दांत बेच लिए और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया था। उन लोगों की बातें सुनकर मेरे दिल में ठंडी लहर दौड़ गई थी। मैंने माँ की तरफ देखा। वो छत को घूर रही थी। उनकी आंखें बुझी हुई थी, बरसों से जैसे कोई जवाब वहां पर छुपा हुआ हो। उस दिन के बाद मुझे लगा जैसे कैलाश की खामोशी अब अंदर ही अंदर जहर बन चुकी थी। वो मुझे नजरअंदाज करने की हद से गुजर चुका था। अब जैसे मेरा वजूद उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। एक बार मैं अगर मेन पौधों को पानी दे रही थी, वो मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि कुछ बदलने वाला नहीं है। मैंने पलटकर कहा, बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। अगर वक्त बदल गया तो उसने कहा कि वक्त तुम्हारे हाथ में नहीं है। शोभिता, लिफाफे अब हर हफ्ते वक्त पर आने लगे थे। हर हफ्ते में एक बार मैं उन्हें चुपके से निकालती थी और पैसे गिनती थी, और फिर वही सवाल दिमाग में गूंजता था कि कौन है और क्यों, कब और कैसे पैसे। आखिर क्या मतलब है इन सारे पैसों का? और माँ मुझे हर बार एक ही जवाब दिया करती थी कि जो हो रहा है होने दो, सवाल मत करो। फिर एक दिन लिफाफा के साथ एक कागज भी मिला जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हुए थे, वादा निभाया। उस रात माँ बहुत कमजोर लग रही थी। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो पसीना था, मगर बुखार नहीं था। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने पूछा, माँ, आपको क्या हुआ? उन्होंने सर हिला दिया, जैसे कुछ कहना चाह रही हूँ, मगर उनकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। सिर्फ आंखों से बहते हुए आंसू थे, जैसे बरसों का कोई बोझ धीरे धीरे बह रहा हो। मैंने पानी का गिलास दिया। माँ 2 घूंट पानी पीकर रुक गईं, फिर नजरें छत पर जमा दीं। सुबह के लाश बहुत बदले हुए अंदाज में मिला था। ना कोई नमस्कार, ना हालचाल पूछे, और नाश्ता किए बिना ही चला गया था। बुआ जी कहने लगीं कि कैलाश आजकल कुछ उलझा उलझा सा है, शहर में काम ढूंढ रहा है, शायद परेशान। मैंने कहा कि काम के साथ साथ व्यवहार भी ढूंढ लें, कहीं वो भी खो चुका है। बुआ जी ने सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उनकी आंखों में एक लम्हे को कोई पुरानी थकन देखी थी, जैसे वो सब जानती थी, मगर खामोश रहने की आदत उन्हें विरासत में मिली हो। उसी दिन माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं उनके साथ बैठी हुई थी जब उन्होंने एक अजीब सी बात कही। कहने लगी, अगर वो कल नहीं आया तो समझ लेना कि वादा टूट गया। मैंने कहा, माँ, कौन नहीं आएगा माँ? उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे सवाल सुनने की आदत अब ना रही हो। मैंने उनके बालों में हाथ फेरा। दिल में एक डर बैठ गया था। माँ की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। वो ज्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। अगर कुछ कहना भी चाहती तो जुबान जैसे साथ छोड़ चुकी थी। वो हाथ के इशारे से कुछ समझाने की कोशिश करती थीं। उंगलियों से कोई निशान बनाती थीं, जैसे हवा में कोई पुराना मंजर बना रही हों। मैं उनकी नज़रों को ध्यान से देखती थी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था। बुआ जी माँ की देखभाल में व्यस्त रहती थीं। सुबह उनके लिए नाश्ते में दलिया बनाती थीं, दोपहर को गर्म दूध देती थीं,
और शाम को प्रार्थना करने के लिए उनके साथ बैठ जाती थीं। उनका स्वभाव इतना शांत था कि बाहर से सब कुछ मामूली जैसा लगता था, मगर मेरे दिल में रोज एक नया सवाल पैदा होता था। कैलाश अब घर में कम ही नजर आता था। कभी कहता था कि काम से जा रहा है, कभी चुपचाप निकल जाता था, कभी वापसी पर हाथ में कुछ लिफाफे होते थे जो वो जल्दी से किसी कोने में रख देता था। मैंने उसकी अलमारी में कुछ नया देखा था, कभी महंगी महंगी ड्रिंक्स तो कभी चॉकलेट या फिर सिगरेट की नई डिब्बियां। सब कुछ इशारा दे रहा था कि वो किसी और दुनिया से जुड़ चुका है। एक दिन मैं माँ के बिस्तर की चादर बदल रही थी कि बिस्तर के नीचे एक भारी सा लिफाफा महसूस हुआ। उसे निकाल कर देखा तो पिछले लिफाफों से ज्यादा पैसे थे। उसके अंदर मैंने गिनती शुरू की, लगभग 80,000 रुपए थे, और इस बार कोई नोट या पर्ची नहीं थी, बस एक मामूली सा कागज था जिस पर एक शब्द लिखा हुआ था, आखिरी। दिल धड़कने लगा कि क्या कोई नया मोड़ आने वाला था। मैं फौरन बुआ जी के पास चली गई, लिफाफा उनके सामने रखा और कहा, बुआ जी, ये किसका है? बुआ जी ने गहरी सांस ली, जैसे पहले ही जानती हूँ। फिर धीरे से कहने लगीं कि बेटी, किसी अच्छे इंसान की पहचान होगी, सवाल मत किया करो। मैंने कहा, बुआ जी, आप सच का हिस्सा है ना? कम से कम मुझे तो बता सकती हैं कि यह सिलसिला कब खत्म होगा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ छुपाने की आदत उनके अंदर आ चुकी हो। उस रात माँ बहुत बेचैन थी। वो बार बार बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं, हाथों से कुछ इशारे करती रहीं। मैंने करीब जाकर पूछा कि माँ, क्या चाहिए? उन्होंने उंगली से बाईं तरफ इशारा किया, जैसे दराज या संदूक की तरफ। मैंने दराज खोली। कुछ दवाइयाँ, पुराने कागज और एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा था। मैंने वो निकाला। माँ ने सर हिलाया, कहने लगीं कि खोलो, और वो जैसे आंखों से रिक्वेस्ट कर रही थीं कि इसे खोलकर देखो। मैंने डिब्बा खोला तो उसके अंदर एक पुरानी अंगूठी थी। किसी जेंट्स की अंगूठी लग रही थी, सिंपल सी अंगूठी थी, और एक कागज पर लिखा हुआ था, अगर कुछ हो जाए तो इसे वापस दे देना। माँ को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि माँ, किसको देना है? वो कुछ कहने लगीं, मगर सिर्फ होंठ हिल रहे थे, आवाज नहीं निकल सकी। अगले दिन जब कैलाश आया, मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वो बहुत ही उलझा हुआ था और शायद गुस्से में भी था। मैंने पूछा कि आजकल कहाँ होते हो? उसने तेज शब्दों में जवाब दिया कि जहाँ होना चाहिए, तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं है। शोभिता, मैंने कहा, मुझे इस घर की हर बात जानने का हक है। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम्हें कौन सा हक मिला है? मैं उसका अंदाज बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहां से हट गई, मगर दिल में कैलाश के शब्द तीर बनकर चुभ चुके थे। उस शाम मैंने बुआ जी को आंगन में बैठे हुए देखा। उनके चेहरे पर थकन थी। मैंने पूछा कि बुआ जी, आप सच में कुछ नहीं जानती? ये सब जानकर भी कुछ छुपा रही हो? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा लीं। कहने लगीं कि कभी कभी कुछ बोझ शब्दों से नहीं, वक्त से उतरते हैं। रात को मैं माँ के पास सोई थी। आधी रात को मेरी आंख खुली तो माँ बैठने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनको सहारा दिया। उन्होंने कमजोर उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, माँ, क्या कोई आएगा? उनकी आंखों में उम्मीद थी और वही पुरानी नमी। मैंने दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। अगली सुबह माँ बेहोश थी। मैंने डॉक्टरों को बुलाया हुआ था। बुआ जी ने उनके करीब बैठकर उनके हाथ सहलाने शुरू कर दिए। कैलाश को फोन किया। वो एक शब्द बोले बिना आया और दरवाजे के पास खड़ा रहा और फिर वापस चला गया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें दिमागी सदमा है और इनका शरीर साथ नहीं दे रहा। जो कहना चाहती हैं शायद दिल में दबा रही हैं। मैंने कहा। दिल में एक ही शब्द मेरे कानों में गूंजता रहा। माँ ने कभी कहा था कि वादा टूटा तो सब टूटेगा, और अब लगता था कि वो लम्हा बहुत करीब आ चुका है। मैं काफी दिनों से जाग रही थी, लेकिन उस रात कुछ और ही था। आंखों में नींद थी, मगर दिल में बेचैनी थी। कमरे की खिड़की से बाहर झांक पड़ी तो कैलाश आंगन में बैठा हुआ था। उसके सामने एक अजनबी आदमी था जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कैलाश के हाथ में वही पुराना पीले रंग का लिफाफा था जो कई बार माँ के बिस्तर से मिल चुका था। मेरी सांसें रुक गई थीं। मैंने झुककर उनकी बातें सुनने की कोशिश की थी, मगर आवाज बहुत धीमी थी। अजनबी आदमी ने लिफाफे को लिया और आंगन की दीवार कूदकर चला गया। कैलाश कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा,
फिर सिर उठाकर आसमान को देखा जैसे कुछ तय कर चुका हो, फिर अंदर। मैंने सारी रात माँ के बिस्तर के पास बैठकर गुजार दी थी। उनकी सांसें बहुत धीमी थीं, जैसे कोई चिराग बुझने के करीब हो। आंखें बंद थीं, चेहरा पीला हो चुका था और होंठ सूख गए थे। मैंने कई बार उनका हाथ दबाया था, मगर उनके शरीर में अब वो हरकत बाकी नहीं रही थी। सुबह बुआ जी मेरे पास कमरे में आईं। उनके चेहरे पर सीरियसनेस थी। उन्होंने कहा कि बेटी, हमें तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाना होगा। मैंने कहा मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, तुम घर पर रहो, वहां पर बहुत भीड़ हो जाएगी, हम संभाल लेंगे। मैंने इनकार में सर हिला दिया। मैं अपनी माँ को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। इस समय कैलाश भी अंदर आया। उसने मेरी तरफ सख्त नजरों से देखा और कहने लगा, तुम वहां क्या करोगी, सिर्फ रुकावट बनोगी। यहाँ घर में आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। मैंने माँ की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर जुबान साट नहीं दे रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो भी खुद मुझसे कुछ कहना चाह रही हूं। मैं उनके करीब गई। कान उनके होठों के पास करती ही थी, मगर उनकी सांसों की आवाज महसूस हुई थी। बुआ जी ने माँ को चादर उड़ा दी थी। कैलाश ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। एक रिक्शा गेट पर खड़ा था, जिसमें वो दोनों माँ को ले गए थे। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी और बस उनको जाते हुए देखती रही। दरवाज़ा बंद हुआ और घर में खामोशी छा गई थी, जैसे दीवारें भी अफसोस करने लगी हों। दोपहर तक भी दरवाजे के करीब बैठी रही, मगर कोई खबर नहीं आई। मैंने कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, मगर कैलाश का नंबर नहीं मिला। बुआ जी का नंबर भी नहीं लग रहा था। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ तो गलत था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने माँ के कमरे में जाकर हर कोने को देखा। बिस्तर की चादर अभी तक उनकी खुशबू से महक रही थी। तकिए के नीचे हाथ डाला तो वहां पर एक और लिफाफा था। ये नया लिफाफा था और इसमें सिर्फ एक कागज था, जिस पर लिखा हुआ था कि अब वक्त करीब है, जो वादा था वो तोड़ दिया गया। ये शब्द मेरे दिल पर एक वार थे। वादा तोड़ने वाला कौन था? कैलाश, बुआ जी या फिर अजनबी इंसान? मैंने घर का हर कमरा छान मारा था। कैलाश के कमरे में दाखिल हुई तो हैरानी को एक जोरदार झटका लगा। उसकी अलमारी में कई और लिफाफे रखे हुए थे, जिन पर अलग अलग तारीख लिखी हुई थी। कुछ पर लिखा हुआ था पहुंचाया गया, कुछ पर वापस मिला हुआ लिखा था, और एक पर तो लिखा हुआ था आखिरी काम। मैंने एक लिफाफा खोला। पैसों के साथ एक रसीद थी, किसी दवाई की कंपनी की। दूसरे लिफाफे में किसी डॉक्टर का पर्चा था, जिस पर माँ का नाम लिखा हुआ था। मुझे लगा जैसे माँ का इलाज किसी और तरीके से हो रहा था और हम सब अंधेरे में थे। उसी लम्हे फ़ोन बजा। बुआ जी का फ़ोन था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि हालात सीरियस हैं, तुम प्रार्थना करो। मैंने कहा कि मैं आना चाहती हूँ वहाँ। उन्होंने कहा कि अभी मत आओ, डॉक्टर ने ज़्यादा लोगों को आने से मना किया है। उनकी आवाज़ में घबराहट थी, यह शायद बेचैनी थी। मैं समझ नहीं पाई थी। सिर्फ इतना कहा कि मुझे माँ से एक बार बात करनी है। उन्होंने कहा कि अभी मुमकिन नहीं है, वो होश में नहीं है। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया और मैं वापस इसी अधूरे उदास घर में अकेली रह गई। दिल में एक बात गूंज रही थी, जैसे सब कुछ पहले से ही तय हो। उस रात मैंने फैसला किया कि किसी के यहाँ आने पर नज़र रखूंगी। आंगन में बैठ गई थी और दरवाजे पर नज़र गाड़ दी थी। आधी रात तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक साया गेट के बाहर से झांक रहा था। मैंने तेजी से उठकर दरवाजे को खोला। बाहर कोई नहीं था। मैं सड़क पर गई। हर तरफ सन्नाटा था। जब वापस आई तो आंगन की कुर्सी पर एक लिफाफा रखा हुआ था। उस पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ अंदर एक तस्वीर थी माँ की, और उस तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था, अगर तुम जानना चाहती हो तो तैयार रहो, सच का साया बहुत लंबा होता है। मेरे हाथ कांपने लगे थे। उसी लम्हे मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि मैं सिर्फ अकेली नहीं बल्कि खतरे में भी हूँ। घर सच में खाली लगने लगा था। माँ की मौजूदगी सिर्फ एक मेंबर का ना होना नहीं थी। वो दीवारें, वो दरवाज़ा, किचन की खुशबू से यहाँ तक कि हवा में बहाव, ये भी सब विदा हो चुकी थी। मैंने उनके बिस्तर पर जाकर लेटने का फैसला कर लिया था। शायद उनकी खुशबू को सहारा दे आए। दिल को यकीन आ जाए कि वो वापस आ जाएंगी। अब भी उनके बालों की खुशबू आ रही थी। आंखें बंद की तो ऐसा लगा जैसे वो बराबर में लेटी हैं, जैसे अभी पलटकर कहेंगी कि उठ जाओ शोभिता, स्कूल नहीं जाना क्या। लेकिन कुछ नहीं हुआ। खामोशी ने हर सांस को दबा लिया था। नींद आंखों से दूर थी
और दिमाग सवालों के दायरे में कैद था। अचानक बिस्तर के नीचे से कोई सख्त चीज महसूस हुई। मैंने हाथ नीचे डाला तो कुछ लकड़ी के जैसा लगा। धड़कन तेज हो गई थी। बिस्तर को सरकाया तो नीचे एक पुरानी लकड़ी की तख्ती नजर आई, जो शायद जमीन का हिस्सा लगती थी, मगर हल्की सी हिल रही थी। मैंने जल्द से एक पुराना छुरी जैसा हथियार लिया और सावधानी से सख्ती के साथ उसे खोलने लगी। तख्ती निकलते ही नीचे एक घड़ा सा जाहिर हुआ। अंधेरा था, लेकिन अंदर हाथ डाला और पहली चीज निकाली, एक पुराना लकड़ी का संदूक। मेरी उंगलियां संदूक के किनारे से लिपटी थीं, जैसे मैं उसे सिर्फ खोल नहीं रही थी, बल्कि बरसों से दबी हुई कोई हकीकत निकालने जा रही थी। जब ढक्कन हटाया तो सामने वही पुराना लकड़ी का संदूक था जो जंग से भरा हुआ था। अंदर सब कुछ ठीक से रखा गया था। करारे नोटों की गड्डियां, तस्वीरें, एक लिफाफा और कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स। लिफाफा खोलते ही माँ के हाथ से लिखा हुआ एक पेज नजर आया। उस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब है कि मुझे धोखे से ले जाया गया है। ये वही लोग हैं जिन पर तुमने भरोसा किया था। तुम्हारी बुआ सब जानती है और कैलाश उस साजिश का हिस्सा है। मैंने बहुत छुपाया, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए बेटी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सच के सामने खड़ी हो जाओ। मैं दंग रह गई थी। मेरी आंखें उस लिफाफे पर जमी रहीं, लेकिन दिमाग तेज हो गया था। बीते हुए समय के सारे लम्हे आपस में जुड़ने लगे। बुआ जी की नरमी, उनके बेटे की खामोशी, लिफाफे, साया और वो अजनबी इंसान, सब एक तस्वीर की तरह साफ होने लगा था। मैंने तस्वीर निकाली। एक में माँ किसी अस्पताल के कमरे में थी और उनके पास कैलाश खड़ा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। और एक तस्वीर में वही राहुल था, बुआ जी के साथ। अभी मुझे ये सब समझते हुए देर भी नहीं हुई थी, तभी दरवाजे पर आहट हुई। किसी के कदमों की आवाज़ इतनी हल्की थी कि जैसे कोई जानबूझकर दबे कदमों से चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन सामान समेटा और संदूक दोबारा से बंद करके तख्ती पर रख दिया। अभी मैं अलमारी की तरफ लपकी ही थी कि दरवाज़ा एक झटके से खुला। मैं पीछे हट गई, भागने लगी, लेकिन किसी ने मेरे मुंह पर सख्ती से कपड़ा रख दिया। एक तेज सी बदबू आई और फिर अगले दिन सन्नाटे में आंख खुली तो पता चला कि मैं एक छोटे से गंदे से कमरे में कैद थी। दीवारों पर सीलन थी, एक छोटा सा बल्ब झूल रहा था और दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ थी। दरवाज़ा धीरे से खुला और कैलाश अंदर आया। चेहरे पर नफरत लिखी हुई थी। उसने कहा कि तुमने सब कुछ जान लिया है, तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। मैंने कहा कि तुमने ये सब क्यों किया? मेरी आवाज़ कमज़ोर थी, मगर सवाल में हिम्मत थी। उसने कहा, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि हमारा घर था। ये जायदाद, ये नाम, सब कुछ मेरे पिता का था। तुम्हारे पिता ने अपनी ही बहन के पति से सब कुछ छीन लिया था और अपने नाम करवा लिया था। अब वक्त था कि तुमसे ये सब कुछ वापस लिया जाए। मैंने कहा कि मेरी माँ का क्या कसूर था, तुमने उनके साथ धोखा किया। उसने कहा कि मेरी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर तुम जान गई, अब तुम भी खामोश रहोगी हमेशा के लिए। मैंने खुद को आज़ाद करने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। कैलाश ने दरवाज़ा बंद किया और बाहर चला गया। कमरे की खामोशी में मेरी सांसें गूंजने लगी थीं। मैंने दीवार से टेक लगाकर सोचना शुरू किया कि मैं कब तक कैद हूँ, बाहर क्या हो रहा होगा। फूफा जी, जिनका नाम राहुल था, वो कहाँ हैं? क्या अभी भी जिंदा हैं? मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। सिर्फ दिन और रात बदलते गए। बल्ब की रोशनी से फर्क समझ आ जाता था। 2 दिन के बाद जब दरवाज़ा खुला, फिर कैलाश ने खाना रखा और कहने लगा कि तुम्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढने आएगा। सब समझेंगे कि तुम कहीं भाग गई हो, और अगर कोई आया भी तो तुम्हारे खिलाफ ही बोलेंगे। मैंने कहा कि तुम कितने गिर चुके हो, तुमने मेरी माँ को और अपने आप को भी बेच दिया। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहने लगा, मैंने सिर्फ वही लिया जो मेरा था। उस रात मैंने दीवार पर घिस के हाथ रगड़ रगड़ कर रस्सी को खोलने की कोशिश की। मेरे हाथ जख्मी हो गए थे, मगर हिम्मत नहीं टूटी थी। अगली सुबह मैंने एक तरफ की रस्सी ढीली कर ली थी। दरवाजे के करीब जाकर मैंने अपनी ताकत जमा की। कैलाश जैसे ही अगली बार खाने का बर्तन अंदर रखने आया तो मैंने उसके हाथ पर जोर से धक्का मार दिया। वो संभल नहीं सका और मैं दरवाजे से बाहर भाग गई थी, मगर मैं बाहर नहीं निकल सकी थी। बुआ जी ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, कहाँ था ना कि सवाल मत करो, सवाल औरत को बदले के रास्ते पर ले जाता है। मैंने कहा,
बुआ जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरे पिताजी की बहन कहलाती हो। मैं चीखी। बुआ जी ने भरे शब्दों में कहा कि मोहब्बत ने कुछ नहीं दिया, अब वक्त है विरासत लेने का और तुम इसमें रुकावट हो। ये जो कुछ भी है वो मेरा भी है। उसी लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि ये सब सिर्फ कैलाश का ही नहीं, बुआ जी की भी नफरत थी। ये एक औरत की बरसों पुरानी जलन थी जो अब साजिश बन चुकी थी। मैंने कमरे के शीशे में खुद को देखा। मैं बहुत जख्मी थी, कमजोर थी, मगर आंखों में आग थी, और मैं जानती थी कि अभी ये जंग खत्म नहीं हुई। अभी वो सब बाकी था जो मैंने अपनी माँ से, अपने पिताजी से और खुद से वादा किया था। जब मेरी आंख खुली तो बदबू ने पहले सांस का रास्ता रोका। सामने टूटी दीवार पर गंदगी और छत से टपकता हुआ पानी था। मैं कोठरी में बंद थी, बंदी, जख्मी और अकेली। शरीर अकड़ा हुआ था, शायद कई दिन गुजर चुके थे। रोशनी सिर्फ एक छेद से आ रही थी, जिससे न दिन का पता चलता था न रात का। दरवाजे के पीछे कैलाश की आवाज गूंज रही थी। उसने कहा कि यही है तुम्हारी औकात, जायदाद मांगती हो, लड़की होते हुए सवाल करती हो। मैं खामोश न रही, न कोई जवाब दे सकती, न चीख सकी। मेरी आंखें सब कुछ कह चुकी थीं, लेकिन आवाज जैसे गले में कैद थी। इन बातों में न वक्त का हिसाब था, न दिन रात की पहचान हो सकी। सिर्फ खामोशी, भूख और अकेलापन था। जब खाने के लिए कुछ आता था तो बस सूखी रोटी का टुकड़ा और ठंडा पानी आया था। मैं दीवार के साथ लगकर बैठी हुई थी और बस सोचती रहती। माँ का चेहरा, पिताजी का खत, वो संदूक और वो तस्वीर, सब कुछ दिमाग में चक्कर काटते रहे थे। कभी कभी किसी की खामोशी सुनाई देती थी और दरवाज़ा हिलता था, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं था। एक रात दरवाजे के पास बैठकर मैंने सिर्फ इतना सोचा कि अगर जिंदा बच गई तो सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। कुछ दिन के बाद कैलाश आया, दरवाज़ा खोला और सीधा मेरी आंखों में देखकर कहने लगा कि बस खत्म हो गया तुम्हारा खेल, अब कोई नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ मर चुकी है और तुम्हारा नाम भी। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या? उसने कहा, यहाँ जाओ और वापस जाकर देखो कि कौन पहचानता है। तुम्हें कौन है जो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलेगा? उसने मुझे एक फटी पुरानी चादर थमाई और दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। मैंने उस चादर को अपने शरीर पर लपेट लिया था और लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर निकल गई थी। शरीर कमजोर और दिल खाली हो गया था। रास्ते भर मुझे लोग घूरते रहे थे, जैसे मैं किसी और दुनिया से संबंध रखती हूँ। गांव पहुंचकर मैं सीधा अपने घर की तरफ गई थी। दरवाजे पर दस्तक दी। बुआ जी बाहर आईं। मुझे देखकर एक लम्हे को ठिठक गई थीं। उनका ही सब कुछ किया धरा था। उन्होंने कहा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? चली गई थी तो चली जाती ना। मैंने कहा, बुआ जी, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उन्होंने कहा, तेरी माँ मर चुकी है तेरी वजह से, और अब तू यहाँ की नहीं रही, जा चली जा। यहाँ से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया था। मेरे घर पर अब बुआ जी और उनके बेटे का हक था। दरवाज़ा बंद हो गया था। मैं गली में खड़ी रह गई थी। आसपास की कुछ औरतें जो आपस में बातें कर रही थीं, कहने लगीं कि ये वही लड़की है ना जो भाग गई थी, क्या इज्जत रह गई है बेचारी की। ये बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा था। जुबान बंद हो गई थी और अंदर एक तूफान था। मैं अपने गांव में अजनबी हो चुकी थी। वो लोग जिनके सामने मैं बचपन में खेलती थी, वही अब मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैं अंतिम समय में अपनी माँ से भी नहीं मिल सकी थी, इसलिए पुराने खंडहर में जाकर बैठ गई थी। रात ढलने लगी। आसमान पर बादल थे, हवा में नमी और मेरे अंदर एक खालीपन था। मैंने पहली बार बिना आवाज के रोना शुरू किया था। उसी लम्हे किसी की आहट हुई। वो ही अजनबी था जो पहले भी लिफाफा देकर गया था। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, तुम? उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा, ये क्या है? उसने कहा, तुम्हारे पिता का आखिरी संदेश जो उन्होंने मेरे पास अमानत के तौर पर रखवाया था, तुम्हें उस समय देना था जब तुमसे सब कुछ छीन चुका हो। मैंने कांपते हुए हाथों से वो लिफाफा खोला था। उसके अंदर एक खत था, मेरे पिताजी का आखिरी खत। शोभिता बेटी, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो जान लो तुमने सब कुछ खोकर हकीकत पाई है। तुम मेरी असली वारिस हो। जायदाद पर, इज्जत पर, सब पर तुम्हारा हक है। अगर तुम्हारी माँ ने तुमसे सच छुपाया तो वो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी। तुम्हारे फूफाजी राहुल और उनका बेटा कैलाश, उन्होंने हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर अब तुम्हारे हक में है सब कुछ।
वसीयत, जमीन के कागजात और सब कुछ, ये सब अजनबी के पास है जो कि मेरा साथी है। अब कदम बढ़ाओ और वापस ले लो जो तुम्हारा है। मैंने खत पढ़कर सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब इन आंसुओं में मेरी कमजोरी नहीं थी, सिर्फ एक कसम की सच्चाई थी। अब क्या करना है? मैंने इस अजनबी इंसान से पूछा। कल सुबह तुम मेरे साथ शहर चलोगे? उसने कहा, वकील सब कुछ देख लेगा। तुम्हारे पास अब सबूत है, वसीयत है और सबसे बढ़कर हिम्मत है। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे माँ को सुनना चाहती थी। माँ, आपकी सब्र की खामोशी अब मेरी जंग की आवाज़ बनने जा रही है। और उसी लम्हे मुझे लगा कि शायद रात पहली बार मेरी थी। आकाश अंकल के साथ मैं शहर पहुंची थी, जहां उन्होंने मुझे एक पुराने ऑफिस के सामने रोक दिया था। दरवाजे पर एडवोकेट विकास गुप्ता, प्रॉपर्टी और फीमेल राइट का बोर्ड लगा हुआ था। मेरे अंदर एक पुरानी आग दहक रही थी जो पिताजी का खत पढ़कर जागी थी। हम अंदर दाखिल हुए तो ये खामोश हॉल हमारा स्वागत कर रहा था। सामने बैठी हुई लड़की ने कहा, बैठिए सर, अभी आ रहे हैं। कुछ लम्हों के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। आकाश अंकल ने उनसे नमस्ते किया, हाथ मिलाया और फिर बताया कि यह शोभिता है, रंजीत जी की बेटी। वकील ने एकदम सीरियस शब्दों में कहा, रंजीत जी, आपका मतलब वही जिनकी मौत के बाद उनकी जायदाद का केस चल रहा है? उन्होंने कहा, जी जी, और आज वो अपनी असली वारिस के साथ है। मैंने खामोशी से वो लिफाफा आगे बढ़ाया। वकील ने एक एक कागज ध्यान से पढ़ा। वसीयतनामा, जमीन के कागजात, तस्वीरें और सबसे आखिर में वो लेटर जिसमें माँ के साथ किए गए जुल्म और कैलाश की साजिश की सफाई थी। वकील ने कहा, ये तो बहुत ही मजबूत केस है। अगर ये सब कुछ सच है तो हम उन्हें सीधा अदालत में बुला सकते हैं। मैंने पहली बार मजबूत शब्दों में कहा, मुझे सिर्फ अपनी जायदाद नहीं, अपनी माँ की इज्जत और उनका नाम, उनकी सच्चाई और सारी खामोश आंखों का हिसाब चाहिए जिन्होंने मुझे गांव में तमाशा बना दिया। वकील ने सर हिलाया और कहा, ये केस मैं लड़ूंगा और पूरे तरीके से। इसके बाद हम कचहरी पहुंचे, जहां सारे कागजात जमा कराए। आकाश अंकल ने भी गवाही दी कि वही लिफाफा वो हमारे घर पहुंचा रहे थे और ये सब मेरे पिताजी के कहने पर किया गया था। उन्होंने कहा, मैंने कभी कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ इतना जाना था कि मैं जो कर रहा हूं वो सब एक बेटी के लिए है जो कि हकदार है। मैंने आकाश अंकल की तरफ देखा, उनकी आंखों में वफा थी और शर्मिंदगी भी थी। मैंने कहा, अंकल, आपने मुझे बचाया, बस अब कभी मेरा साथ मत छोड़ना। अगले दिन अदालत की कार्यवाही की शुरुआत हुई थी। अदालत की तरफ से कैलाश और बुआ जी को नोटिस भेजे गए थे। वकील ने कहा, अदालत में हर काम कानून के दायरे में होगा, चाहे जितना भी समय लगे। मैंने गांव में न जाने का फैसला किया। शहर में एक सस्ते होटल में ठहर गई थी। सुबह मैं वकील जी के घर आ जाती थी और शाम में सारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखती थी। मेरा हर दिन एक जंग की तरह था, मगर मैं जान चुकी थी कि अब ये खामोशी नहीं चलेगी। एक हफ्ते के बाद अदालत में कार्यवाही शुरू हुई। कैलाश और बुआ जी दोनों ही पेश नहीं हुए थे। उनके वकील ने तारीख बढ़वाने की दरख्वास्त की थी, मगर जज ने कहा कि ये केस ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। इन लोगों के पास सबूत मौजूद हैं। अगली तारीख पर इन लोगों का आना जरूरी है। अगली तारीख पर जाने से पहले मैं माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और उनसे कहा, माँ, आपकी खामोशी को दबाया नहीं, मैं लोगों को बेनकाब करने के लिए कमर कस चुकी हूँ। कुछ दिन के बाद बुआ जी और कैलाश अदालत में पेश हुए। कैलाश ने मेरी तरफ नहीं देखा था। बुआ जी की आंखों में वो प्यार भी नहीं था जो कभी झूठा ही सही मगर होता था। जज ने मुझसे कहा, अदालत को अपना बयान दीजिए। अदालत में खड़े होकर मैंने सबको सारी सच्चाई सुना दी थी, लिफाफे से लेकर कैद तक और खत से लेकर वसीयत तक। अदालत में पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। सिर्फ मेरी आवाज़ और शब्द गूंज रहे थे जो कई सालों की खामोशी को तोड़ रहे थे। कैलाश ने एक लम्हे को कुछ बोलने की कोशिश की थी, मगर वकील ने उसे रोक दिया। बुआ जी ने अदालत में बयान दिया कि हमें नहीं पता था कि मेरे भैया ने वसीयत बदल दी थी। हमें लगा कि वो सब कुछ कैलाश के नाम पर कर चुके हैं, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था और वो बचपन से ही मेरे बेटे को अपना बेटा कहते थे। लेकिन जब उनकी बेटी हुई
तब से उन्होंने अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। वकील ने सवाल किया, क्या आपने शोभिता को इस जायदाद का हिस्सेदार माना था? बुआ जी खामोश रहीं। जज ने फैसला सुना दिया था कि ममता और कैलाश को जबरदस्ती शोभिता को किडनैप करने और धोखे से वसीयत छुपाने के जुर्म में जिम्मेदार ठहराती है और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला करती है। यहाँ तक कि वो लोग मेरी माँ की मौत के भी जिम्मेदार थे, उनको उसकी भी सजा दी गई थी। बुआ जी मेरे पास आई थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमें बचा लो। मैंने कहा, अब आपको मैं नहीं बल्कि कानून सजा दे रहा है और जिसकी आप हकदार हैं। कैलाश की आंखों में तो अभी भी घमंड था जो कि हमेशा रहता था, लेकिन अब इन लोगों को जेल में जाकर चक्की पीसनी थी। मैं खुश थी कि मुझे इंसाफ मिल चुका था, मैं जीत चुकी थी। अदालत के फैसले के बाद मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था। उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया था। मैं घर आई तो माँ की तस्वीर के सामने खड़ी हुई थी और कहा, माँ, आपने जिस खामोशी से जंग में अपनी सारी जिंदगी काट दी थी, उसी जंग की जीत हो चुकी है। सब कुछ खत्म हुआ, राज खत्म और सुकून के दिन शुरू हो गए थे। अब मैं अपने घर में अपने हिसाब से रहती हूँ। मेरा ध्यान आज भी आकाश अंकल रखते हैं और उन्होंने अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।